हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अब क्या करेंगे इस वीडियो में, देखो मैं एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, इसके बाद मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। बट उससे पहले इस एक चैप्टर की वन शॉट रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में पूरा कवर अप कर ले, बट जितना भी होगा वैल्यूएबल होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है क्या चीज है प्रॉपरली, इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक प्रॉपर वे में। देखो स्कूल में अगर बेसिक हो भी रहा है, बट यहाँ पर जो बेसिक होगा बहुत बढ़िया तरीके से होगा, कंसेप्चुअल होगा। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एग्जाम्पलर मिक्सअप करके एक प्रॉपर बेसिक तैयार किया जा रहा है कि ये है क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इस चैप्टर का मीनिंग बताऊंगा, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है क्या। हर एक चीज का चैप्टर का मीनिंग होगा, फिर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे बेटर बढ़िया तरीके से करना है लीनियर इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। स्कूल से बहुत कुछ अलग मिलेगा आपको। इसके बाद मैं पहले ही कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे। पहले ये चीज है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, फिर उसके बाद पी वाई क्या यूज और वो 80 आउट ऑफ 80 बड़े आराम से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीनिंग ऑफ द चैप्टर नेम, इसका मीनिंग क्या है। इस मीनिंग को कवर अप करने के लिए ये 4-5 चीजें हम पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, फिर चलेंगे, फिर टर्म और वेरिएबल। ये थोड़ा सा एक गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद मैं चैप्टर के मीनिंग पर आता हूं कि मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो चैप्टर शुरू कर लिया। स्कूल्स में कई बार क्या होता है कि चैप्टर शुरू कर लिया, चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता होता। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता होता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम करने वाले हैं 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन। ठीक है, मैं स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा कि किस तरह से हमने आगे चलना है। देखो सबसे पहले टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। टर्म क्या है, मान लिया मैंने ये x, एक नंबर x लिखा, एक वेरिएबल है ये x, मैंने ये लिखा, और इसको भी मैं टर्म बोल सकता हूं, सिंगल एक x वेरिएबल लिखा, ये भी एक टर्म है। मैं 3x लिखूं, ये भी एक टर्म है। ठीक है, मैंने लिखा 2x, ये भी एक सिंगल टर्म है। ठीक है, अब x लिखा, x के साथ कोफिशिएंट में क्या है 1। अब देखो टर्म कैसे बनता है। अगर मान लो मैंने लिख दिया x + 5, अब ये दो टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म। तो जो टर्म है वो प्लस माइनस के साइन से सेपरेट होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से तो सेपरेट नहीं होंगी। अगर मैं ऐसे लिखता x × 5, तो ये 5x बनता है, ये एक सिंगल टर्म बनती। बट अगर मैं x - 5 लिख दूं तो ये दो टर्म हो जाएंगी, एक ये और एक ये। क्लियर। तो जो टर्म्स है दैट सेपरेटेड बाय द प्लस माइनस साइन, मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म सेपरेटेड नहीं होती। अब कॉम्बिनेशन किस किस चीज का होता है, मैंने लिखा 2x। अब इसमें जो x है ये वेरिएबल है, एक गो थ्रू हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा चीजों से। और ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है। इज इट क्लियर। तो टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ multiplication of variable and coefficient is equal to term, यानी term is the combination of variable and coefficient। यानी अगर एक term को लिखना है तो ये x वेरिएबल है और ये 2 उसका कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर सर ये बताओ, आपने x लिखा, यहाँ पे वेरिएबल तो है, कोफिशिएंट क्या है, ये 1 है ना, इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 और वेरिएबल क्या है x। इज इट क्लियर। तो ये था थोड़ा सा। अब मान लिया मैंने सिंगल 5 लिख दिया, तो इस सिंगल 5 को मैं कांस्टेंट टर्म बोलूंगा। ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये फिक्स है। इज इट क्लियर। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये फिक्स वैल्यू दे रही है, और ये एक्स वाई ये वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहां तक समझ आया टर्म के बारे में, ये थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जो बदल सकते हो, जो बदलने के योग्य हो। जैसे मैंने ये लिख दिया x + y = 5। अब यहां पर अगर मैं x1 पुट कर दूं और y4 पुट कर दूं तो भी 5 के इक्वल आएगा, x2 पुट कर दूं y3 पुट कर दूं तो भी 5 के इक्वल आएगा।
तो भाई ये एक्स वाई की वैल्यू वरी कर सकती है, बट क्या ये कांस्टेंट वरी कर सकता है? ये नहीं वरी करेगा, ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो ये वेरिएबल, व्हाई दीज आर वेरिएबल? बिकॉज वेरिएबल बदलने योग्य, बदल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल ले, देखो मैं एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ सारी चीज, जैसे आपने पढ़ लिया होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने लिख दिया कि मैं बहुत अमीर आदमी और मेरी कुछ गाड़ियां पार्किंग में, कुछ गाड़ियां कुछ कार्स मेरी पार्किंग में खड़ी है ना? तो भाई कई बार बच्चे बोल देते हैं सर हमने ना न्यू घर लिया है, न्यू हाउस नहीं बोलेंगे, न्यू घर लिया है। तो मेरी कुछ कार है, मैं थोड़ा सा पैसा आ गया मेरे पास, कुछ कार्स मेरी वहां पे खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, कुछ खड़ी है। अब कुछ कितनी है पता ही नहीं, तो मैं उसको मैथ्स में लेट एक्स मान लेता हूँ, लेट एक्स। अब एक्स कितनी है, कुछ भी है, 15, 20, 25, मुझे नहीं पता। बट अगर मैं बोलूं कि 5 खड़ी है, 5 तो एक फिक्स है ना, कांस्टेंट है ना, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हेन 2 or more terms are separated by plus minus sign, then the combination of term known as algebraic expression. Example, एक मैंने लिख दिया 2, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस में मैंने 9x लिख दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, 2 और 3 या उससे ज्यादा टर्म सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, और वैसे भी टर्म किससे सेपरेट होती है? प्लस माइनस से होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं होती। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर सिंगल 7 होता या 7+2 होता, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक हो गया। जैसे 2x के लिए एक टर्म है, प्लस 7x ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख दो, ये 3 टर्म होगी, 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस साइन से, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी हैं। If expression contain variables, then called algebraic expression. Otherwise, only numerical, then called numerical expression. Is it clear? आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे चैप्टर के मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। अब इक्वेशन से फिर लीनियर इक्वेशन पे आएंगे। बिल्कुल पहले चैप्टर क्लियर कर रहा हूं, देखो आपको मीनिंग क्लियर कर रहा हूं, और जो मीनिंग में इतना टाइम लग रहा है, इतना कंसेप्ट समझाया जा रहा है, सोचो जो आगे हम पढ़ेंगे वो कितना डीपली होगा। Equation, an algebraic expression with equal sign is called equation. यहां तक 5x - 8 ये एक एक्सप्रेशन था, बट जैसे ही मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, that become an equation. ये इक्वेशन बन चुकी है। Is it clear? जैसे ये यहां तक क्या था? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, बट जैसे ही मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, इक्वल का साइन लग गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आ गई, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। अब आगे चलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन, इफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, वो होती है लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो अब देखो, अब यहां पर एक इक्वेशन ये पड़ी है। पहली बात, ये इक्वेशन है, यस है, कमेंट करना है। इसकी पावर क्या है? वेरिएबल की 1 आई, दिस इज लीनियर। अब ये है 3x, वेरिएबल है xy, क्लियर? और इन दोनों की पावर, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का मीनिंग है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब पेयर की बात कर दे तो 2 लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। अब देखो, ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल 2 है। ये इस तरह का, ये एग्जांपल है आपके चैप्टर का मीनिंग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सारी चीजें डिटेल में बता दी है, क्योंकि 10th क्लास है, हर चीज क्लियर करनी है, 80 आउट ऑफ 80 लेने हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम कंसेप्ट से अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के एक बुक भी अच्छे से कर लेते हैं ना, एनसीईआरटी तो बेसिक है, करनी ही है, एक अकेली बुक भी कर लेना, फिर भी हम 80 में से 70 प्लस का टारगेट ले सकते हैं।
10 मार्क्स के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, वो कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, बट अगर अच्छे से कंसेप्ट से आप एक बुक भी कर लेते हो तो आप 70 प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और फिर उसके बाद जो 10 मार्क्स है, 10-15 मार्क्स के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे, टेंशन मत लेना, आपके साथ है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैंने आपको बोला कि पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब दो। अब पहली इक्वेशन है उसका, उसके जो कोफिशिएंट है मैंने a1 b1 c1 मान लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी a2x प्लस b2x प्लस c2, इसके कोफिशिएंट ये मान लिए। ये दोनों लीनियर इक्वेशन, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। पहली इक्वेशन के मैंने कोफिशिएंट a1 b1 मान लिए, दूसरी के a2 b2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है? पेयर है लीनियर इक्वेशन का। यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लिया लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax ये होती है, और दूसरा मान लिया मैंने नॉर्मल न्यूमेरिकल इक्वेशन ये लिख दी इज इक्वल टू 7। अब कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ कि x a b c की वैल्यू क्या आएगी। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a, तो a आएगा 3, और y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, b आएगा 4। अब ये 7 है प्लस c, तो इस 7 को जब इधर लेके आएंगे तो इधर आके -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू -7 होगी। ये ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट होगा उसको इधर ले आओ और फिर कंपैरिजन करो, तो आपको a b c की वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अब जो ये लीनियर इक्वेशन है, मेरी बात सुनो, ये लीनियर इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, दो, जीतेंगे हम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो प्यार से, प्यारे बच्चों, चिंटू मिंटू, कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था 4th चैप्टर, आई थिंक लीनियर इक्वेशन था आपका 4th चैप्टर, उसमें हमने ग्राफ बनाने सीखे थे। पहला ही क्वेश्चन आई थिंक 4.1 पता नहीं 2 का पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने ग्राफ बनाने सीखे थे, जिस एक्सरसाइज में टैक्सी वाला क्वेश्चन है ना। तो सर टैक्सियाँ बड़ी याद आती है आपको, क्या करें, चलो यहाँ तो नहीं मिलती, दिल्ली वगैरह में बहुत सारी टैक्सी चलती हैं, यहाँ तो नहीं चलती है, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, बात खत्म करो यार। स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ हमने बनाया था, हमने बनाने सीखे थे 9th क्लास में, नहीं भी सीखे तो मैं दोबारा यहाँ पे बताऊंगा आपको। अब एक लाइन का एक ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन बना, दूसरी लाइन है उसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो जो दो लाइनें है मेरे पास, ये दो लाइनें है मेरे पास, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो दोनों लाइनें क्या क्या कंडीशन पैदा कर सकती हैं, देखो। अब दो लाइनों का ग्राफ बना, या तो वो दो लाइनें आपस में काटेंगे, तो उस लाइंस को हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। या वो दोनों लाइनें, पहली लाइन का ग्राफ ये होगा, दूसरी का उसके पैरेलल होगा, तो दोनों लाइनों का ग्राफ क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, या दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, है ना। जब हमने ग्राफ, पहले ग्राफ ड्रॉ करा वो भी ऐसे गया, दूसरी का भी ऐसे गया, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम दोनों एक साथ चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, बराबर चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, है ना। तो ये पैरेलल होगी। तीसरी कंडीशन, बहुत ज्यादा प्यार है उनके अंदर की, बस चलना तो सीधा ही है बट साथ साथ चलना, ये थोड़ा गैप बन रहा है। या ऐसा हो सकता है तीसरी कंडीशन कि वो एक ग्राफ, एक लाइन का ग्राफ ये बने और दूसरी का भी उसी के ऊपर ही बन जाए, तो वो तीसरी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है। क्या करें, नहीं जाने देंगे, बहुत प्यार है हमारे अंदर, ठीक है। ये होती है कोइंसिडेंट लाइन।
पहले काट रही थी, लड़ाई हुई इनके अंदर, फिर ये थोड़ा सा पैरेलल चली, भाई साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ हैं, है ना। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब भाई इन्होंने कहा यार इतना गैप भी क्यों यार, और ज्यादा प्यार बढ़ाते हैं। फिर प्यार बढ़ गया, कोइंसिडेंट लाइन, जहां से तू जाएगा वहीं से मैं जाऊंगा, है ना, जाऊंगी नहीं कहा मैंने, तुम बोल रहे हो, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारी कोइंसिडेंट लाइन। इज इट क्लियर? तो ये था लाइंस के बारे में। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं भाई, ये लाइंस के बारे में हो गया। अब मान लिया कंडीशन, दो लाइनों का ग्राफ बना, ठीक है, और एक लाइन ऐसे आई, दूसरी ऐसे आ गई। मान लिया दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, मैं एग्जांपल दूंगा हर एक चीज के। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ऐसा सॉल्यूशन होगा, ये इस लाइन पर भी लाई करेगा और इस लाइन पर भी लाई करेगा, ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइनें आपस में काटती है तो उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सेकंड थिंग, अगर दो लाइनों के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन है उनके और कंसिस्ट करते हैं, मतलब जिस दो लाइनों के सॉल्यूशन आपस में मतलब है, कंसिस्ट करते हो, उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। मतलब क्या है, इनके सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन है ही नहीं है, अब सॉल्यूशन कंसिस्ट करते हैं, देन कंसिस्टेंट लाइंस। इज इट क्लियर? सॉल्यूशन कंसिस्ट ही नहीं करते हैं, वो आगे चलते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है, और इसको कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। ICU, इसका पूरा कोड वर्ड दूंगा, टेंशन मत लेना, हर एक चीज को अच्छे से करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन, C कंसिस्टेंट, U यूनिक सॉल्यूशन, ICU। आगे चलते हैं, यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन है पैरेलल लाइन। क्या पैरेलल लाइन आपस में कहीं काट रही है? कहीं नहीं काटेगी, चाहे आप यहां से दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता, सिरसा, कहीं भी चले जाओ, वो काटेंगे नहीं, उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। अब इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन कंसिस्ट ही नहीं करता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट लाइंस। यहां तक कोई डाउट? चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहां से पिन लग गई, लत लग गई, तो सुना सर ये पिन लग गई क्या? मुझे तो तेरी लत लग गई, ये पिन लग गई क्या? पिन भी लग जाते हैं कई बार, किसी को इंजेक्शन लगवाना पड़ जाता है। चलो, किस किस को डर लगता है इंजेक्शन से, कमेंट करना। पिन पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। जब आपको पिन वर्ड याद आएगा, मैं कॉम्बिनेशन दूंगा इसका पूरा, टेंशन मत लेना, आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो शुरुआत है। अब उसके बाद बहुत प्यार बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा प्यार हो गया, एक के ऊपर एक लाइन, कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन है, इनके तो सारे ही सॉल्यूशन कॉमन है, सारे ही सॉल्यूशन कॉमन है। ये इसका भी है, ये ऊपर वाली का भी है, नीचे वाली है, ये ऊपर वाली का भी है, नीचे वाली है, ऊपर वाली का भी है, नीचे वाली का भी है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, समझ आ रहा है? और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, सॉल्यूशन इसके कंसिस्ट करते हैं, इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। बट बोर्ड में एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया था, वो क्या है तो मैं बताता हूं आपको, समझो, हर एक चीज डीपली डिस्कस करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन कंसिस्ट करते हैं, इसलिए इसको कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है। अब इसके सॉल्यूशन एक तरह से याद कर लो कि एक के ऊपर एक है, मतलब ये इसका भी है, ये इसका भी है, ये इसका भी है,
बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, आप माइंड में ले लो, तो हम इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लाइंस। समझ आई बात? कंसिस्टेंट तो है बट ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, ये चीज आने ना। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन इस तरह से आ गया पेपर में कि मान लिया कोफिशिएंट कंडीशंस की बात करी हमने, पेपर में 4 ऑप्शन दे दिए, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और नो। मान लो कोई भी नहीं है। अब मान लिया तो कंसिस्टेंट कब होंगी? जब इंटरसेक्टिंग होगी। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कब होगी? जो कोइंसिडेंट होगी। बट अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि आपसे मान लो ऑप्शन में ये पूछ ले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जब कंसिस्टेंट की बात आएगी, सिर्फ कंसिस्टेंट की, ध्यान से समझना, तब तो इंटरसेक्टिंग लाइन भी आएंगी और कोइंसिडेंट लाइन भी आएंगी। बट अगर सिर्फ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट की बात करें तब सिर्फ कोइंसिडेंट लाइन ही आएगी, ये ध्यान रखना। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन में पूछा कि चेक करो कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट में दोनों आएंगी, इंटरसेक्टिंग भी और कोइंसिडेंट भी। बट अगर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पूछ लिया तो सिर्फ कौन सी आएगी? कोइंसिडेंट लाइन आएगी। तो समझ आई बात? ये बेसिक बातें हैं, डीपली बातें हैं, क्लियर? मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, वो सारी चीजें होंगी जो शायद स्कूल में डिस्कस ना हो, ठीक है ना, क्योंकि पूरी एक रिसर्च करके, एनालिसिस करके चैप्टर को सोल्व किया जाता है यहाँ पर सीजी फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत मेहनत के बाद इसको सोल्व कर रहे हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पूरा एक निचोड़ 3 4 5 बुक्स लेके कि क्या क्या चीजें हैं, और बिकॉज और 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो अब तो पता लग ही है कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं। यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे चलते हैं। अब भाई मेथड टू चेक द लाइंस, अब लाइन को चेक करना है, 2 लाइनें हैं, उनको चेक करना है कि क्या वो कंसिस्टेंट, मतलब चेक करना उनको भी, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, क्या वो पैरेलल है, क्या वो कोइंसिडेंट है, ठीक है। तुम भी बताया करो, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, हंस रहे हो, बता नहीं सकते। तो 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने से पता लग जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है, ग्राफ बनाने से। दूसरा कोफिशिएंट कंडीशन भी है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा कोफिशिएंट कंडीशन है, कोफिशिएंट कंडीशन से भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे वो बताता हूं, दोनों तरीके से बताऊंगा, ग्राफिकली और कोफिशिएंट दोनों से। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब तक का जो निचोड़ है, जब 10 साल पढ़ाते हो भी होगे, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कंसिस्टेंट पे बेस, क्वेश्चन पूछ लेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे बेस, ठीक है, क्योंकि एक लाइन के 3 नाम है। मान लिया इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसके 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा भाई बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इसको यूनिक भी बोलते हैं। तो एक चीज को 3 तरीके से पूछ सकता है। आपसे पूछ लेगा कि लाइन बताओ इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। आपसे पूछ लेगा सॉल्यूशन बताओ कंसिस्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा यूनिक है क्या है। आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कंसिस्टेंसी बेस पे पूछा जा सकता है। तो एक जो लाइन है, मतलब एक जो चीज है इंटरसेक्टिंग है, इनकी तीनों चीजें पता होनी चाहिए। भाई इंटरसेक्टिंग है उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं और उसका यूनिक भी। तो तीनों में से कहीं भी पूछ ले हम छोड़ेंगे नहीं, हम फोड़ देंगे। सर फोड़ना ही सिखाओगे, जोड़ना तो नहीं सिखाओगे? नहीं बेटा, जोड़ेंगे, मार्क्स जोड़ेंगे, है ना, क्वेश्चन फोड़ेंगे, मार्क्स जोड़ेंगे। दूसरा सॉल्यूशन के बेस पे पूछ सकता है, बताओ यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब बात पापा की हो रही है, बात लाइन की हो रही है, बट अलग अलग तरीके से पूछ लेगा। बताओ मम्मी का हस्बैंड कौन है, अच्छा बताओ मुझे आपकी मम्मी का हस्बैंड कौन है, अच्छा मुझे बताओ आपकी सिस्टर के पापा कौन है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। बात पापा की हो रही है, ठीक है, समझा रहा ना। तीसरा लाइन के बेसिस पे, भाई लाइन बताओ इंटरसेक्टिंग है पैरेलल है,
वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ, बढ़िया मजा आने वाला है। ये लाइन पे बेस एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आगे चलते हैं। अब इसको ये पिन लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, यहाँ पे पिन लग गई, पिन कैसे लग गई? अब देखो एक याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। सीआईडी को पिन लगी और वो आईसीयू में पहुंच गया। अब आप कह रहे होंगे ऐसी कौन सी पिन है? वैसे तो सीआईडी को पिन ना लगे, ठीक है, वो अच्छा काम करते रहे, पर हम याद करने के लिए कर रहे हैं इसको। सीआईडी को पिन लगी और वो आईसीयू में पहुंच गया। अब ये ऐसी कौन सी पिन थी जो लगी? क्या वो ये वाली पिन थी? क्या वो इंजेक्शन वाली पिन थी? जानने के लिए देखिए थोड़ा सा आगे, कमेंट करना कौन सी पिन थी। तो सीआईडी को पिन लगी और वो आईसीयू में पहुंच गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है कि सीआईडी को पिन लगी, वो आईसीयू में पहुंच गया। जब आपने सीआईडी देखा, सीआईडी आपके माइंड में आया, तो आपको पता लगा कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। जैसे ही आपको पिन ध्यान में आया, पिन पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। जैसे ही आपको आईसीयू याद आया, आईसीयू याद आएगा जैसे ही आपको, तो आईसीयू में इंटरसेक्टिंग लाइन और सी से कंसिस्टेंट, यू से यूनिक सॉल्यूशन। ये चीजें ध्यान रखना। देखो मैं शॉर्ट वर्ड में लिख देता हूं। ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, उसके बाद आई से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप अच्छे से लिख लेना अपने बुक में, अपनी नोटबुक में जहां नोट्स बना रही हुई। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ये आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है, क्लियर। कंसिस्टेंट जो लाइन है वो कंसिस्टेंट तो है ही है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उनको, टेंशन मत लो। अब पी है पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मैं बताओ अब नो बताओ भी किस लाइन के इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ऐसे भी पूछ ले शायद आपसे। तो आपको पता है एक ही लाइन है इनकंसिस्टेंट, तो इसके इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो। किस लाइन के कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट कौन कौन सी होती हैं? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन, तो उनके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इस तरह से भी क्वेश्चन को ध्यान रखना, हर एक चीज बताई जा रही है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं डाउट का एक अलग से सेशन ले लूंगा इस लीनियर इक्वेशन के डाउट्स के नाम से। आईसीयू, इंटरसेक्टिंग लाइन, सी कंसिस्टेंट, ये लिख लेना आप पूरा, मैं आपको बता ही दिया, बस थोड़ा सा याद करवा रहा हूं। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पिन से घबराइए मत, ये छोटी सी पिन है, वैसे बड़ी दिख रही है। ये वो वाली पिन है, बताना कौन सी पिन है। ये नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं तुम्हारे स्कूल में। चलो तो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। एंड लेट मी चेक द कैमरा ऑल्सो। चलो अब देखियो, चेक द लाइंस बाय कोफिशिएंट कंडीशन। इस चीज को ध्यान से समझना, इसके बेस क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। पहले इसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर एक्स्ट्रा लेवल पे चलेंगे, एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस होगा। चेक द लाइंस बाय कोफिशिएंट कंडीशन। कोफिशिएंट से चेक करना। मान लिया मेरे पास दो लाइन है, ये दो लाइनें लिख दी मैंने, यहां पर लिख देता हूं। मान लिया दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y। ये दो लाइनें हैं, ये मान ली फर्स्ट, ये मान ली सेकेंड। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। अब आपको चेक करना है कोफिशिएंट से, ये दो लाइनें आपको लिख के दे दे, आपको चेक करना है भी ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आप क्या करोगे, अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाता है, तो लाइंस क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी, सॉरी इंटरसेक्टिंग होगी। देखो नॉट इक्वल मतलब काट रहा है, और जब काट रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है। तो जैसे ही पहला काट दे तो समझ लो वो इंटरसेक्टिंग है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद ये दिमाग आपका ऑटोमेटिकली लगेगा कि अगर वो इंटरसेक्टिंग है
तो उसको मैं कंसिस्टेंट भी बोल सकता हूं और यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं। उसी टाइम आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए, ये तीनों में से कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधा पापा का नाम पूछ ले या मम्मी के हस्बैंड का नाम पूछ ले, जैसे मर्जी पूछ सकता है, ध्यान रखना। दूसरा केस, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, अगर पहला इक्वल आ जाए, इक्वल मतलब इस तरह से, मतलब पैरेलल लाइन, अगर पहला इक्वल आ जाए तो दूसरा नॉट इक्वल, तो ये पैरेलल लाइन होंगी। और जैसे ही पैरेलल लाइन होंगी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट होती है। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। ये समझ आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। तीसरा केस मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, जरा रुको। तीसरा केस भाई, तीनों इक्वल हैं, a1 by a2 या c, मेरी बात सुनो, कोइंसिडेंट लाइन, उसमें तो वैसे ही सारे सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, है ना? क्या सोच रहे हो? चलो, तो वो कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होंगी? तीनों इक्वल, भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें जो a1 by a2 जिसमें तीनों इक्वल आ जाए, वो क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन। जैसे कोइंसिडेंट लाइन आपके दिमाग में आया, फिक्स हो जाना चाहिए कि कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है। वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है। ये समझ आ गया लाइंस के बारे में? क्यों ना इसका एग्जांपल से चेक कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। क्यों ना इसको चेक कर ले एग्जांपल से। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए, 1 करोड़ रुपए जो चिंटू देख रहा है वो देगा। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। भाई तू नीचे हो जा, ठीक है, यहाँ पे हो जा, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ हो जा तू, बस यार हमें दिखने दे कुछ नहीं, यहाँ ऐसे, यहाँ पढ़ रहा। देखो ये क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 जो भी है, find out the whether the line representing flowing pair intersect at a point parallel or coincident। देखो पहला दो इक्वेशन आपको दे रखी है, पहला क्वेश्चन ये दो इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट को कंपेयर करो और मुझे बताओ मुझे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। ये तो पापा का नाम पूछ लिया। दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भाई कोफिशिएंट को कंपेयर करो और मुझे बताओ ये लाइन यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और मैनी सॉल्यूशन है। तीसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, भाई मुझे बताओ ये दो लाइनें और इसके कोफिशिएंट कंपेयर करो और बताओ कि ये लाइनें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पूछ लिया फिर तो आपको पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं। बट अगर सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है तो कंसिस्टेंट में तो कौन कौन सी लाइन आती है? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो गया भाई, कहां चले गए? ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में सिर्फ पैरेलल लाइन आती है, ध्यान रखना ये बात मेरी। और डिपेंडेंट अगर पूछ लिया फिर सिर्फ कोइंसिडेंट लाइन होगी, डिपेंडेंट में सिर्फ कोइंसिडेंट लाइन होगी, ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है। एक एक्सरसाइज आपकी पूरी खत्म हो गया, इसको अच्छे से पढ़ो बेस को, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, बिल्कुल साथ में चलेंगे, फोड़ेंगे मिलके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको तीनों ही बताऊंगा एक क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको सोल्व करते हैं, इसके हम कंपेयर करते हैं। इसमें पहली इक्वेशन में जो a1 है वो 5 है, b1 है -4 है,
क्योंकि पहली क्या होती है a1x b1y और c1, दूसरी a2x b2y और c2। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास c1 है, c1 तो मेरी ससुराल है, याद आ गई मुझे। चलो दूसरी a2 7, b2 6 और c2 -9। c2 मेरे दोस्त का नाम है, उसके लिए याद है, एक क्वेश्चन में 2 याद है। चलो समझा रहा है? तो अब देखो मैंने लिख लिया। अब बस वैसे तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको सीधा आप फॉर्मूला लिखो और करके देख लो। ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2। चेक करते हैं, a1 क्या है 5 और a2 क्या है 7, और उधर से b1 क्या है -4, b2 क्या है 6। यार मेरी बात सुनो, प्लस और माइनस कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? ऐसा सुना है प्लस का 2 = -2 होता है? तो पहले दोनों ही नॉट इक्वल आ रहे हैं, अगला चेक करने की नीड ही नहीं है। पहले दो ही जब आपके नॉट इक्वल आ गए, मतलब आपके a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गए भाई, अब अगला चेक करने की नीड नहीं है। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले दोनों नॉट इक्वल आ गए, आपने कोफिशिएंट कंपेयर करे, तो ये कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आपको जैसे दिमाग में आया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर आपको पूछता सॉल्यूशन के बेस पे पूछता, भी ये बताओ यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, तो आप यूनिक सॉल्यूशन लिखते। अगर सॉल्यूशन वाली टाइप से पूछता, अगर आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली टाइप से पूछता, तो आप कंसिस्टेंट लिखते। ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, लीनियर इक्वेशन के डाउट से अलग से एक सेशन बना दूंगा। यहां तक कोई डाउट? अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे चलते हैं। सो टिल नाउ लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। और मेरी बहुत प्यारी है नानी, और कई बार मेरे अंदर अनुमलिक आ जाता है। सर सामने खड़े हो गए, स्क्रीनशॉट कैसे ले, आपको पता नहीं है। चलो अब दूसरे को चेक करते हैं। ये हो गया, रब कर देते हैं, रब कर देते हैं, रब करे नहीं, रब कर देते हैं, रब कर दिया। दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे का डायरेक्ट चेक कर ले। a1 by a2 9 by 18 3 b1 by b2 a1 b1 b2 मैंने आपको लिखने बता दिए। पहली के a1 a1 होते हैं, दूसरे के a2 b2 होते हैं। और 12 by 24 भाई ये तो तीनों इक्वल आ गए। देखो 9 by 18 भी 1 by 2 होता है, 3 by 6 भी 1 by 2 होता है, 12 by 24 भी 1 by 2 होता है। सारे इक्वल आ गए। तो ये कौन सी लाइन आ गई? प्यार वाली लाइन आ गई। प्यार वाली लाइन कौन सी लाइन? ये कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा लाइन के बेसिस पे। अगर आपसे सॉल्यूशन के बेसिस पे पूछता तो आपको पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंट लाइन है तो भाई मैनी सॉल्यूशन होंगे। चाहे हमसे किसी तरह से क्वेश्चन पूछो हम बता देंगे, हम होंगे कामयाब, है ना। चलो कई बार मेरे अंदर हनुमान लिखा जाता है। तो मैनी सॉल्यूशन, इज इट क्लियर? ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर कंसिस्टेंसी के बेस पे पूछता तो कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। अगर आपसे पूछता बताओ ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट होता, ठीक है ना, कंसिस्टेंट आंसर आता। बट अगर ऑप्शन में एक और दिया होता, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और लिखा होता, फिर हम इसको लगाते, फिर चाहे तीनों लिखे होते, अगर कोइंसिडेंट होती ना तो हम ये लिखते। बट अब तो अगर ये दो थे, अगर ये दो हैं तो जो कोइंसिडेंट है वो भी कंसिस्टेंट में जाएगी। तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से, इससे बाहर कुछ नहीं है। लाइन पे क्वेश्चन आएगा, लाइन की नॉलेज होनी चाहिए। ये पहले सारा एक चैप्टर का मीनिंग सब कुछ गो थ्रू करा दूंगा, सारा बेसिक, फिर वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। अब ये तो हमने चेक कर लिया कोफिशिएंट से, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कोफिशिएंट से।
अब ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे भाई, ग्राफ बना के कैसे चेक करेंगे। ग्राफिकली भी तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ग्राफिकली आपसे पूछ लेगा बताओ भाई कौन सी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कौन सी है, बताओ भाई यूनिक, और ये बताओ भाई, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो मर्जी पूछ ले, हमें सब आता है। जैसे ही हमें पता लगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, हम बता देंगे ICU कि कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे ही हमें पता लगा पैरेलल लाइन है, हम बता देंगे पैरेलल लाइन है पिन और इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन है। ठीक है, वैसे भी जो नो सॉल्यूशन हो इनकंसिस्टेंट ही होते हैं। वैसे मैंने आपको कोड वर्ड दे दिया, बट कोड वर्ड आप माइंड में रख सकते हो, आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, CID को पिन लगी है, वो ICU में चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। चलो माफ करना CID जी, हम कोड वर्ड बना रहे हैं, बट हम आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, आप जियो हजारों साल, ताकि कोई ना कर सके हमारा बाका बाल, है ना। बन गया ना, कई बार मेरे मेनू में लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकली चेक करते हैं। ग्राफिकली ये दो इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली वही तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चेक करते हैं, इसके पहले ग्राफ बनाते हैं। इसके बना, मान लिया पहली इक्वेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहली इक्वेशन ये थी मेरे पास, पीछे हाँ यहीं पे कर लेते हैं, x माइनस वाई, चेक कर लेते हैं, ये है। तो यहाँ से x एक चीज इधर रख लो, बाकी उधर ले जाओ, y प्लस का हो जाएगा, और ये 1 है, ये माइनस हो जाएगा, यही है ना। देखो x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, तो माइनस वाई प्लस हो गया, और y ये प्लस का 1 है, माइनस हो गया। एक चीज इधर रख लेंगे, दूसरे से वैल्यू आती रहेगी। अब मैं y पुट करता जाऊंगा, x आता रहेगा। y को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 x 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं y को अगर 2 पुट करता हूं तो 2 माइनस 1, y को मैंने 2 पुट किया, x कितना गया 1। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर ये गड़बड़ होगी ग्राफ गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत, ये ध्यान रखना। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब मान लो y को मैं 0 पुट करता हूं तो 0 माइनस 1 x माइनस 1 आएगा, y मैंने 0 पुट करा, x माइनस 1। 3 सॉल्यूशन निकाल लो किसी भी लाइन के, 3 में दिक्कत हो रही है तो 2 कर लो, वैसे तो 3 निकालने ही निकालने हैं। तो ये मेरा हो गया पहली लाइन के। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, बढ़िया सा प्यारा सा बॉक्स तुम लानोगे, फिर तुमने लाइन लगानी है। कैसे लाइन तो हम लगा लेंगे, बहुत अच्छी लगाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैंने क्लास में एक बच्चे से पूछा कि भाई ना, एक बच्चा मेरे पास आया, सर 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 ज्योमेट्री का क्वेश्चन चल रहा था, सर लाइन फुटे से लगाऊं या स्केल से। भाई मैं ब्लैंक, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ उसको। पर ये बात है, जब मैं रात को सोता हूँ ना और फिर याद आती है, बड़ी हंसी आती है। कई बार मेरी वाइफ मेरे साथ में सोई होती है तो वो बोलती है क्या हुआ, वो समझती है पागल हो गया। पर क्या करें, बच्चों की बातें याद आ जाती है ना। चलो दूसरी लाइन, क्या सर लाइन के बारे में बताओ ना। दूसरी ये है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x, ठीक है, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, इस माइनस 12 को उधर ले जाता हूं, प्लस का 12 हो जाएगा। इस 3x को उधर ले जाऊंगा, माइनस 3x, और इधर बच जाएगा 2y। तो y को अगर मैंने रखना हो तो 12 माइनस 3x अपॉन में 2। देखो नीचे मैं 2 ले आया, नीचे मैं 3 भी लेके आ सकता था। मैं क्या करता, 12 उधर ले गया, माइनस 2y उधर ले जाता, और x की वैल्यू नीचे 3 चला जाता। पर मैं नीचे 3 लेके जाऊंगा। एक बात समझो प्रैक्टिकली, मैं ऐसे भी कर सकता था, एक चीज समझो। एक तो मेरी ये सिचुएशन है, मैंने y इधर लिया, बाकी सब उधर ले गया। दूसरा मैं ऐसे कर सकता था, इस y को उधर माइनस 12 को उधर ले गया, और प्लस का 2y उधर जाके माइनस, इधर मेरे पास 3x बचा, तो x अपॉन में 3 आ गया। ऐसे कर सकता था मैं, ऐसे हो सकता था। अब मेरी बात सुनो, ये आसान है, ये आसान है। देखो इसमें 3 आएगा, नीचे 3 से डिवाइड करना आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करना फिर भी सही रहेगा। तो क्वेश्चन को देखना अप्रोच कैसे करनी है। तो मैं ये वाला रिकमेंड करूंगा, इसके नीचे 2 है, इसको खत्म कर दो। इज इट क्लियर? एनी डाउट? आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा,
x पुट करता जाऊंगा और y आता रहेगा। देखो मैं यहाँ पे x पुट करूंगा, क्योंकि x पुट करता रहूंगा y आता रहेगा। मान लिया मैं ऐसा पुट करूं, छोटी सी वैल्यू आ जाएगी। x को अगर मैं 2 पुट करूं, x को अगर मैं 2 पुट करता हूं, वैसे करके दिखाने की नीड नहीं है बट आप कर सकते हो, चलो फिर भी 12 माइनस x 2 पुट करा, 3 2 जा 6 हो गया, अपॉन में 2, 12 माइनस 6, 6/2 3, यानी x को मैंने 2 पुट करा, y 3 आ गया। ठीक है, अब देखो और क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या था, 12 माइनस 3x ये था। ठीक है, अब मैं x को, अगर मैं x को 4 पुट कर दूं तो 12 माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा, अपॉन में 2, 12 माइनस 12 0/2, तो क्या हो गया 0। तो मैंने x को 4 पुट किया, y 0 आ गया। दूसरी बात, अब मैं अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y 6 आएगा, ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। मैं सोचता हूं थोड़ी छोटी कर दूं वैल्यू। दूसरा आप क्या पुट कर सकते हो, 3 पुट करोगे तो 1.5 आएगा, ये तो पॉइंट में तो अवॉइड करो। ठीक है, मैं 4 भी हो गया, चलो 0 ही करके देखें, चलो 0 ही कर लेते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो 12 माइनस x की वैल्यू 0 है, अपॉन में 2, तो ये 3 0 0 तो 0 हो गया, 12/2 6 आ जाएगा। अगर मैंने x को 0 पुट किया, y 6 आ गया, तो बस अब मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दो बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 बॉक्स है मेरे पास, डोर क्लोज किया था भाई। अब मैं एक ग्राफ लाइन लगानी, मैंने x की मैक्सिमम वैल्यू देखो कहां पे है, मैक्सिमम पॉजिटिव में 4 है, तो मैंने पॉजिटिव में 5 तक लिखी हुई है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना करो। बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बनाने लग जाते हैं, पहले यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे करने लग जाते हैं। तो 30 मिनट हो सकते हैं। चलो, तो क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। दूसरी बात, चलो भी आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई मिलने आ गया था तो सुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए तो फालतू टेंशन नहीं लेनी। बच्चे ना देखो, जितना होता मतलब छोटी छोटी बातें अगर हम करने लग जाएंगे ना नोटिस, तो हम बहुत टाइम बचा सकते हैं। जो चाहिए वो करो, फालतू करना ही नहीं यार। इस माइंड को सेट रखो। पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव में x -1 चाहिए, नेगेटिव में -1 चाहिए। नेगेटिव में लगा देता हूं यहां पे, नेगेटिव यहाँ पे ये -1, ये नेगेटिव में x लगा दिया मैंने। कहाँ जा रहे हैं भाई। उसके बाद y में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 6 तक है। y पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं है, तो y में मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां तक 6 तक लेके जानी है, मैं ले चुका हूं। अब मैं पहला ग्राफ बनाता हूं पहली लाइन का। पहली लाइन के मैं कोफिशिएंट लिख लेता हूं, तो जो आया है 0 1 1 2, 0 1 1 2 और -1 और 0, शायद यही है, -1 और 0। देखो ये मैंने लिख लिया याद के लिए, आपने पीछे देख लिया। ये x है, ये y है। x0 y1, x0 y1 ये होगा, x1 y2, x1 y2 ये होगा। क्या कर रहा है, x -1 y0, x -1 y0। एक बात ध्यान रखना, x एक्सिस पर y0 होता है और y एक्सिस पर x0 होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि y एक्सिस पर x का क्या काम और x एक्सिस पर y का क्या काम। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कई बार थोड़ा अनुमलिक आ जाता है मेरे अंदर। तो ये हो गया। अब इसको मिला देंगे, मिला दो। मिलाना तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा पुण्य का काम है, मिला देना चाहिए। ये मिला दिया, ठीक है।
ये मिला दी, मम्मा को बोल देना मम्मा आज मैंने कुन का काम किया है। बेटा क्या, मैंने 3 बिंदुओं को मिलाया है, बंधुओं को नहीं, बिंदुओं, वैसे बिंदुओं कह देना, बाद में कह देना मम्मा पॉइंट्स को। मम्मा सोच जाएगी बंधुओं को, वाह बेटे बहुत बढ़िया है, वाह मेरी बच्ची तू तो बहुत अच्छी है। बाद में कहना मम्मी पॉइंट को मिलाया है। ठीक है, तो मिलाना पुण्य का काम है, भगवान देख रहा है, इतना पुण्य कहाँ लेके जाऊंगा मैं। ये पहली लाइन का ग्राफ हो गया मेरे पास। कौन से बाली, लिख दो इसको, कौन से बाली, ये बाली x माइनस वाई प्लस 1 बाली, ये इसका ग्राफ बन गया। ऐसे यहाँ पे एरो लगा के ऐसे लिख दो। मैं कह रहा हूँ आपको पॉइंट भी लिखना है, मैंने अभी नहीं लिखे, ज्यादा भीड़ भड़ाका हो जाएगा, आपको लिखने हैं, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद 234006, x2y3, x2y3, यहाँ पे x2y3, x2y3 यहाँ पर आ रहा है, शायद इनका कॉमन पॉइंट आएगा। ठीक है, देखते हैं, मैं स्केल से नहीं बना रहा, मैं ऐसे x4y0, x4y0, ये x0y6, x0y6, ये तो कॉमन पॉइंट आ रहा है भाई इनका, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है। ये लाइन इस तरह से जाएगी, ऐसे मैं इस तरह से जाएगी ये लाइन, और मैं बता देता हूँ आपको, ये लाइन इस तरह से ही जाएगी। देखो ये लाइन इस तरह से जा रही है, इसके बीच में से जा रही है पॉइंट के। मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। ये लाइन जाएगी इस तरह से, 2 लाइनें होंगी, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट आएगा ना, ये भाई अब मुझे पेन की आवश्यकता है, अब आप आ जाइएगा। ये जो पॉइंट आएगा, ये इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अब आपसे एक चीज तो ये पूछ ली कि भी ग्राफिकली चेक करो लाइन क्या है। ग्राफिकली लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर आपने ग्राफिकली देखना आ गया और आपने चेक करना भी क्या आएगी, पहले आप कोफिशिएंट से चेक करके देख लो ताकि आंसर गलत ना आए, आपको पहले ही पता लग जाए भी इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी। तो आपसे ग्राफिकली भी पूछ सकता है, बताइए लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग। या आपसे ग्राफिकली ये पूछ सकता है, बताओ सॉल्यूशन वाइज, आप अगर आपको इंटरसेक्टिंग पता लग गया तो आप यूनिक सॉल्यूशन बता दोगे। और तीसरा आप ये भी बता दो कि कंसिस्टेंट है। और चौथा आपसे ये पूछ ले भी इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या है इसका। तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो इनका कॉमन सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये ग्राफिकली इनका जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा x2y3, 2 and 3 is common solution of these lines। ये इनका कॉमन सॉल्यूशन है। यहां तक समझ आया? तो इस तरह से कर सकते हैं ग्राफिकली। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये 2 लाइनें के ग्राफ बनाने और फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। पहले लाइन के बेसिस पे लिखोगे, फिर आप सॉल्यूशन के बेसिस पे लिखोगे, भाई नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है और यूनिक है। फिर आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बेस पे लिखोगे, आप कंसिस्टेंट लिखोगे, इनकंसिस्टेंट बेस लिखोगे और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इस तरह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इस तरह से बताओगे इस क्वेश्चन को। और अगर मान लो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग आती है, फिर इनका आप मुझे सॉल्यूशन लिख के बताओगे कि सॉल्यूशन क्या आएगा, इनका यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब जो
ये लीनियर इक्वेशन है, अब ये दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व भी तो करना है भाई। ये दोनों इक्वेशन पढ़ी है, इनको सोल्व भी तो करना है। इनको सोल्व मतलब एक्स वाई की कुछ तो कुछ वैल्यू तो होंगी। इनको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली मेथड, एक अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे तीन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये तीन मेथड है हमारे इसमें। और हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों में से जो हमारा क्रॉस वाला मेथड है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार कट हो चुका है, बट अगर आप कमेंट करते हो तो वो भी समझा दूंगा साथ में। हमें ये दो करना है, तो कोई भी दो लाइन है उनको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली और एक अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकल में हमारे दो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हर एक चीज पैटर्न वाइज चल रही है यहाँ पर, पहले क्या होगा फिर क्या होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, ग्राफिकली तो हमने सोल्व करा, ये दो लाइनें थी मेरे पास, आपसे पूछ लिया भाई ये दो लाइनें हैं, आपसे मैंने ये तीन चीजें तो पूछ सकता है, और ग्राफिकली आपसे ये भी पूछ सकता है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा सोल्व करके। अब तो पहले आपसे ये पूछा भी ये इंटरसेक्टिंग है, ये है वो है। अब ग्राफिकली ये पूछ ले भी ये दो लाइनें हैं। ग्राफिकली जो आपसे क्वेश्चन होगा, ग्राफिकली देखो पैरेलल लाइन का तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर ग्राफिकली आपसे सॉल्यूशन पूछेगा तो वो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट के आपस में बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। तो दो ही केस हो सकते हैं अगर ग्राफिकली पूछे, वो बात की बातें हैं। फिलहाल अब ग्राफिकली आपको सोल्व कैसे करना है, देखो इसी तरह से ग्राफ बनाने और ऐसे ही लाइन आपस में, मान लो ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, ये इनका यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो आपने इसकी वैल्यू लिख दी भाई x मेरा 2 आ गया, y मेरा 3 आया। ये एक्स वाई, मेनली एक्स वाई की वैल्यू निकालना सोल्व में, तो आपने ग्राफिकली ये वैल्यू निकाल दी। इसी चीज में ऐसे ग्राफिकली हो गया, समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं, ग्राफिकली सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। पहले आपने ये तीन क्वेश्चनों के आंसर दिए, अब आपसे सॉल्यूशन पूछ रहे तो आपने ऐसे सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिया। अब ये तो हो गया ग्राफिकली, बट अगर आपसे ये दो लाइनें हैं अलजेब्रिकली पूछे तो आप कैसे करेंगे? तो वहां पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टाइप है। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो मैं दोनों मेथड आपको कराता हूं, क्रॉस कट हो चुका है। पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले इसको करते हैं यहीं पर। सब्स्टिट्यूशन एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में, देखो ये दो इक्वेशन है, थोड़ा साफ किया जाए, ये पहली है ये दूसरी है, ठीक है। आप किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, जैसे ये है मेरे पास, मैं ये वाली इक्वेशन है, तो चाहे आप पहली में से निकाल लो चाहे दूसरी में से, किसी में से एक में से निकाल के दूसरे में पुट कर दो, जहां से आसान लगे वहां से। देखो यहां से आसान होगी, यहां से x इजिकल टू माइनस वाई, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1, तो x की वैल्यू x इजिकल टू वाई माइनस 1 आ गया। तो यहां से मुझे आसान लगी, यहां से भी मैं निकाल सकता हूँ x भी, बट यहां से आसान लगी। अब ये जो वैल्यू है इसको थर्ड मान लो, अब पुट, या आप ऐसे लिख लो पुट थर्ड इन फर्स्ट, जिसमें से निकाली उसमें तो पुट नहीं करेंगे दोबारा, इतना तो दिमाग खराब नहीं है हमारा। वाओ क्या बन गया यार, ये तो वो राइम स्कीम बन गई, जिसमें से निकाली उसमें तो पुट नहीं करेंगे दोबारा, और इतना तो दिमाग खराब नहीं है हमारा। क्या होता है यार, कई बार अनुमलिक आ जाता है मेरे अंदर। चलो टैलेंट बहुत है, क्या करें। चलो अब देखो, मजाक कर रहा हूँ भाई, कोशिश करते हैं टैलेंटेड बनने की। चलो ये अब इस यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, कर देते हैं। x इजिकल टू x की जगह y माइनस 1 हो जाएगा, 3x के प्लेस पे y माइनस 1 माइनस 5 और y इजिकल टू माइनस के 1, ठीक है, कोई दिक्कत। 3y माइनस 3 =
अब यहाँ से देखो 3y और माइनस के 5y और 3y माइनस के 2y, ये माइनस का 1 था, ये माइनस का 3 तो जाके प्लस 3, तो 3 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू 2/-2, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। तो y-1 आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड करा, y-1 आ गया। अब y अगर -1 आ गया, जो तीसरा हमने निकाला ना, वैसे तो यहाँ भी पुट कर लो, यहाँ भी पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो, जब एक वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर लो, यहाँ कर लो, बट यहाँ क्या जरूरत है, जो हमने तीसरा इक्वल कर रखा है, हमने x अलग निकाल रखा है, वहीं पुट करो, वहीं से आंसर आएगा। अब y-1 आया तो x क्या आएगा, देखो यहाँ पे निकालता हूँ, x की वैल्यू है y-1, y कितना है मेरा -1 और -1, तो -2, तो x लास्ट में आप लिखोगे x = -2 और y = -1, क्लोज इन द रेक्टेंगल एंड राइट दिस इज आंसर। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक में से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड चेक मी, लेट मी चेक द कैमरा। ठीक है, हो गया। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये करके दिखाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और आंसर दिखना है। इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, x अलग से निकाल लो, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2y, इधर माइनस के 2y हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, x की ये वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें दूसरे वैल्यू में, और सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। x पुट करोगे तो y में सारे हो गए, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप y यहाँ पुट कर दो, ये x आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन है, ये आपके लिए, ज्यादा लंबा नहीं करते वीडियो, तो जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, ये आपके लिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई का आए हुए पिछले सालों में। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं इसी को, इसको रब कर देता हूं, रब करेंगे तो स्पेस बनेगा, स्पेस बनेगा तो लिखेंगे, चाहे वो माइंड हो चाहे वो बोर्ड हो। देखो, अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, खत्म करना, एक वैल्यू को एलिमिनेट करके दूसरी निकालना। कहते सर खत्म करना ही सिखाओगे? भाई जोड़ना है, मार्क्स को जोड़ेंगे, क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो एलिमिनेट, इसी पे ही सॉल्व करते हैं, इसी को, आंसर सेम आएगा दोनों से, देख लेना, इसको दोनों से एलिमिनेशन आंसर सेम आएगा। अगर आपको लिखा है भाई एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो तो आप कर लो, वरना जो आपको इजी लगे, जो क्वेश्चन करते हो जो आसान लगे उसको अप्लाई कर लो। एलिमिनेशन मेथड में ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेट करना। अब देखो एलिमिनेशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 3x - 5y है, यहाँ पे x - 5। तो पहली एलिमिनेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले टर्म्स को इक्वल करते हैं, या तो x वाली टर्म्स को इक्वल कर दो या y वाली टर्म्स को इक्वल कर दो। मतलब कैसे इक्वल, कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3x 3y और -1 × 3, ये -3। अब जैसे मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा, मेरी ये पहले वाली टर्म्स आपस में इक्वल हो गई। तो एलिमिनेशन में सबसे पहला काम टर्म्स को इक्वल करना है, ये समझ आया। अब जरूरी नहीं है x, मैं y भी कर सकता हूँ। y को अगर मुझे इक्वल करना हो तो मुझे इस इक्वेशन को 5 से, क्या हो गया भाई, इस इक्वेशन को 5 से करना पड़ेगा। आपको जिसको जिससे ठीक लगता है वो कर लो। अगर आप इसको 5 से करोगे, ये 5x, ये 5y और ये -1 × 5, -5 बन जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर? अब डियर स्टूडेंट, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, कौन सा आसान है, 3 वाला आसान है 5 वाला, 3 वाला ज्यादा आसान लगे तो आपको जो ठीक लगे वो कर लो। पहला काम तो ये, तो मैंने क्या करा, जरूरी नहीं है दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों की भी नीड पड़ सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे 3x, तो इसको 3 से करना पड़ेगा, उसको 2 से। बट एक दोनों को करना तो दोनों को भी कर सकते हैं, पहली को 1 से कर दिया, दूसरे को 1 नंबर से कर दिया। बट यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। बाई चांस ऐसा आता कि इसकी पहली टर्म 2x है, इसकी 3x है, और आगे 7y
प्लस 4y और 1 और ये 2 हो गया। अब देखो इसको इक्वल करना है, तो या तो मैं इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस सारे को 2 से कर दूं, तो दोनों की पहली टर्म इक्वल हो जाएगी। अगर दूसरी टर्म करनी है, इस सारे को 4 से कर दूं 28 हो जाएगा, इस सारे को 7 से 28 हो जाएगा। तो आसान कौन सा रहेगा ये, तो दोनों को भी कर सकते हैं। तो बट बोर्ड का धन्यवाद कहो कि आपको एक वाला दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड को मैं थोड़ा दूर दूर मान लेता हूं, इसको मैं 3 से करता हूं। जैसे मैंने इसको 3 से करा, ये 3x हो गया, ये 3y हो गया, ये मेरा माइनस का 3, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो जाए। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, एक लाइन लगाएंगे बढ़िया सी, कह दो सर लाइन तो हम लगा ही लेंगे, है ना, एक बढ़िया सी लाइन लगा दी। दूसरा स्टेप, अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस, ये माइनस का है ये प्लस, और ये माइनस का है ये प्लस, ये कट जाएगा। एक को एलिमिनेट करना है, इस x को मैंने एलिमिनेट कर दिया, समझ आ रही है। -5 में से +3y, तो ये आ गया माइनस के 2y इज इक्वल टू, प्लस का 3 में से -1 गया 2, तो y की वैल्यू 2/-2, तो y कितना आ जाएगा -1। तो आप बताइए, पीछे भी -1 आया था ना, पिछले वाले में -1 आया था ना, तो देखो चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, इसमें भी यही आएगा। समझ आ रहा, आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास y -1 आ गया। अब आप या पहली में पुट करो या दूसरी में पुट करो, x निकाल लो, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करने से पहले मेरे पास ये थी। अब देखो ये इसमें भी पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनी, इसमें भी कर सकते हैं, बट आसान किस में है, इसमें है ना, जो मल्टीप्लाई करने से पहले थी। तो इसमें पुट करो, y -1 पुट करो, तो ये हो जाएगा -y -1 इज इक्वल टू -1, तो माइनस +1, तो ये प्लस का 1 उधर जाके -1 और -1 ये -2, तो x मेरे। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। अब देखो ये वाला बीच में वीडियो बंद होगी किसी वजह से, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब ये वाला देखो, एलिमिनेशन से, अगर आप इसको एलिमिनेशन से करना हो आपको, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एलिमिनेशन से अगर आपको इसको करना हो तो आपको ये पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली टर्म सेम हो जाएगी, है ना, ये इक्वल हो जाएगी। वैसे तो आप इसको 3 से कर लो, इसको 2 से कर लो, y वाली सेम हो जाएगी, बट ये आसान है ना, जो आसान है उसकी तरफ चलो। तो आप इसको अगर पूरी से 2 से करते हो तो ये 2x + 4y और ये माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसल, एलिमिनेट, एक टर्म एलिमिनेट कर दी। इज इट क्लियर? अब एक टर्म एलिमिनेट हुई, लेट मी ऑन द एसी। अब दूसरा -3 और -4 कितना, -7y, और इधर से 14 हो गया, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब y -2 आया डियर स्टूडेंट, चिंकी मिंकी चिंकी चिंटू मिंटू। अब देखो y -2 आया, अब वो x में पुट कर दो। अब आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लो, या बिना मल्टीप्लाई के जो पहले है उसमें पुट कर लो। आसान इसमें रहेगा, इसमें पुट कर लो। आप इसमें y को -2 पुट करोगे, x क्या आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, ये मुझे आप बताओगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले क्या करना है, टर्म्स को इक्वल करना है, फिर साइन चेंज करना है। बट कई बार भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है, हम दुआएं इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसी इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स देखो, टर्म भी इक्वल है, कोई इक्वल करने की नीड नहीं है, x इक्वल है y में। और सबसे दूसरी भगवान का गिफ्ट क्या है, y साइन भी चेंज है। जब ऑलरेडी साइन चेंज हो तो हमें ये स्टेप करने की नीड नहीं है, अभी साइन चेंज करने हैं। ऑलरेडी पहले ही साइन उल्टे पड़े हैं, ये डायरेक्ट कट जाएंगे। 2x = 8 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा डायरेक्ट।
तो मैंने आपको दो बातें बताई, पहले टर्म को इक्वल करना है फिर साइन चेंज, बट इस इक्वेशन में टर्म इक्वल पड़ी है, साइन ऑलरेडी चेंज पड़े हैं, तो सीधा एलिमिनेट कर दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर टर्म पहले ही इक्वल है और साइन पहले ही चेंज है तो करने की नीड नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। इज इट क्लियर? आगे चले, तो ये था एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन पिछला सैंपल पेपर यानी अभी जो हमारा टर्म 1 के एग्जाम हुए थे उसमें भी आया था और 2018 में भी पूछा गया, ये वाली टाइप, ये एलिमिनेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। और इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक नहीं, सब्जेक्टिव करना आपको, मैं इजी वे में कैसे करना है वैसे करवाऊंगा आपको। ये इंपॉर्टेंट टाइप है एलिमिनेशन की। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको एलिमिनेट करने लग जाओ, अब इसमें टर्म इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 101 से मल्टीप्लाई, इसको 99 से मल्टीप्लाई, तो टर्म इक्वल होंगी। इतना बड़ा नहीं करना है। आप एक चीज ध्यान रखो, जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो कि 99x 10y और 10x 99y, मतलब आपके साथ इस तरह की इक्वेशन हो कि ax प्लस by और इधर bx प्लस ay, मतलब इस तरह की इक्वेशन हो कि ये वाला कोफिशिएंट ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, आपको पता लग ही रहा होगा। यहाँ 99x है, 10y है, यहाँ 101x है, 99y है। मतलब अगर कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो तो इसको इजी वे में कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन आया था 2018 या 19 में बोर्ड में आया था, और इस बार भी टर्म 1 के एग्जाम में 10th क्लास में आया था ये क्वेश्चन। एक भी चीज वो नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में आ सकती है। अब एक्स वाई कैसे निकाल लें, एक्स वाई को कैसे निकाल लेंगे। अब देखो, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, एक बार माइनस। जब दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, दोनों को 99, अब देखो इनको प्लस कर दो एक बार, दोनों को प्लस कर दो। 99x प्लस 101x 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 4, ये 499 और ये 1000 हो जाएगा। तो 200 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो 200 जब डिवाइड करेगा तो 1000 डिवाइड बाय 200, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। ये 200 से डिवाइड, तो इसको थर्ड मान लिया। और इजी करते हैं। अब एक बार तो हमने प्लस कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक अलग से इक्वेशन आ गई। एक बार क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। माइनस देखो, इस सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। सेकंड वाला बड़ा है 101x, तो फर्स्ट माइनस करेंगे 101x में से 99x, ये 2x पॉजिटिव रहेगा। अब ये 99 में से 101 माइनस करेंगे, 99y में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के 2y बच जाएगा, ये बड़ा है। 501 में से 499, ये 2 आ जाएगा। तो कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन आ गया, ये 2 से 2 कट गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको मान लो आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो अब देखो कितना आसान हो गया। क्वेश्चन को आसान बनाना कैसे करना है, अगर आप इसको इस मेथड से करते रहे, 101 को इससे मल्टीप्लाई, 99 को इससे मल्टीप्लाई, तो भाई लगे रहना, क्वेश्चन नहीं होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए दिमाग में बांध लो, आपको ये करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। दो इक्वेशन का जन्म होगा, बिजली कड़केगी, और फिर हम नया क्वेश्चन तैयार होगा, उसको करें। अब ये इजी है, अब ये तो बिल्कुल इजी है, टर्म दोनों की इक्वल है, साइन ऑलरेडी चेंज है। तो भगवान में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, भगवान का 2-3 बार शुक्रिया अदा करो, हे ईश्वर इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, धन्यवाद, इनको उड़ा दो। पहले सर काटना ही सिखाओगे, जोड़ना कब? जोड़ना मार्क्स जोड़ने सिखाऊंगा। x प्लस एक्स 2x, 5 और 1 6, x की वैल्यू 3 आ गई, x 3 आ गया, यहाँ पुट कर दो, y 2 आ जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, y 2 आएगा। तो ये था आपका ये वाली टाइप का। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, आपके लिए ये है, ये आप करोगे। एक बार क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे और एक बार माइनस करोगे। आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना। देखो मैं करवा दूंगा, आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, माइंड में फिक्स हो जाएगा।
उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम है। ये वीडियो नियर अबाउट 1 आवर और 15 मिनट की हो चुकी है। अगर मैं इसी वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स लिखता हूं, वर्ड प्रॉब्लम कौन कौन सी है, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन की। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे, कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में आए और तुमने किया ना हो। सब कुछ यही प्रैक्टिस करेंगे। आज तक पिछले 10 सालों में ये सारी वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई है। ये 2 डिजिट के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर, बोट स्ट्रीम, ये सारी, ये इन सारे के अब मैं अगर इसको इसी सेशन में ऐड करता हूं तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं, मेरा पर्सनली, मैंने पहले इसको वन शॉट ट्राई किया था, बट अगर मैं इसको, इस वर्ड प्रॉब्लम को इसमें ऐड कर दूं तो ये कम से कम 2.25 घंटे के, 1 घंटा और ले लेंगे मेरा, 2.25 घंटे के आसपास चला जाएगा ये वन शॉट। बट मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा मेरी, बाकी अगली वीडियो में आप कमेंट करना। मैं अब ये वीडियो शूट करके अब देखता हूं, या तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा ये वर्ड प्रॉब्लम का इस सेक्शन 1 घंटा लगेगा, या एक पार्ट ये मेरा हो चुका है, लीनियर इक्वेशन का सारा बेसिक हो चुका है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बची है। दूसरे पार्ट में मैं अलग से वर्ड प्रॉब्लम का सेशन ले लूंगा, ठीक है। अब अगर मैं जो भी करूंगा, आपके पास जो भी वीडियो आएगी पहली, तो आप मुझे उसमें बताना कि आगे से हाँ एक ही वन शॉट रख देना है 2-2.25 घंटे का, या जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो उसको अलग से बना देना जो लगता है। वैसे तो 2.25 घंटे का भी वन शॉट कोई दिक्कत नहीं है, एक पूरा लीनियर इक्वेशन चैप्टर 2.25 घंटे में बैठ के आप आराम से कर रहे हो, 2 घंटे तक हो जाएगा, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आप बड़े आराम से इसको कर रहे हो। इसको यानी आप मान के चलो डेली के थोड़ा थोड़ा भी देखते हो आप, आधा घंटा एक दिन देख लिया, आधा घंटा तो नहीं, 40 मिनट एक दिन देख लिया, अगले थोड़ा सा टुकड़ों में देख लिया, तो कर लोगे ये चैप्टर बड़े आराम से। तो देखते हैं, लेट मी थिंक अबाउट दिस, क्या होता है, क्या करते हैं। फिलहाल यहाँ के लिए ये इतना सब कुछ है। और टेलीग्राम चैनल है हमारा सीजी फाउंडेशन, इसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। क्यों करना है फॉलो? क्योंकि जो ये मैथ्स की सारी ये नोट्स है, ये मैथ्स के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। साइंस के कलरफुल नोट्स हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसको ज्वाइन कीजिए। क्लियर? यहाँ तक के लिए इतना ही है।